हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो क्लास 11 पे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया था बोहर एटम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। तो अब जो एक बोहर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे। मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियाँ थी, उन दोनों को दूर किसने किया था? बोहर ने किया था। कौन सी? एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के था और सेकंड क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इस क्लास में हम सारा का सारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और कैसे बनता है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये देखो कि स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम क्या होता है। आपने रेनबो बना देखा होगा स्टूडेंट्स। तो रेनबो क्या है? एक तरीके का 7 कलर का, जो 7 कलर्स है उनका स्पेक्ट्रम ही है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रिज्म है, प्रिज्म में से आप वाइट लाइट पास करते हो तो जो लाइट है वो अलग 7 कलर्स में विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता है। इस तरीके से। तो ये क्या है? ये स्पेक्ट्रम है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम कैसा है? अगर 7 कलर आपको दिख रहे हैं तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये है आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर 7 कलर दिख रहे हैं तो। लेकिन मैंने आपको बताया था जो एटम में हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम या कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यानी कि ये 7 कलर नहीं दिखेंगे आपको, बीच बीच में ऐसे कुछ कलर मिसिंग होंगे, कुछ की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कुछ की इंटेंसिटी कम होगी। इस तरीके के जो स्पेक्ट्रम मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम भी स्टूडेंट्स देखो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें जो पढ़ना है, क्योंकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो किस प्रकार का स्पेक्ट्रा है? एमिशन स्पेक्ट्रा है। ये हमें इतना हमारे लिए यूजफुल नहीं है। जो हमारे लिए यूजफुल होगा, जो हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब कैसे होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, कैसे हमें मिलता है उसकी बात करते हैं। मैंने आपको वैसे तो बेसिक सा बताया था कि मान लीजिए कोई ये गैस है, मान लीजिए इसके अंदर इस कंटेनर में आपने कोई गैस रख रखी है, गैस के मॉलिक्यूल रख रखे हैं, ठीक है। इधर मैं बोहर मॉडल भी बनाता हूँ साथ साथ, क्योंकि दोनों पैरेलल चलेंगे तभी हमें समझ आएगा। तो अब इस क्या किया हमने? इस गैस है, गैस के मॉलिक्यूल से इनको हीट किया, गर्म किया। तो हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ याद करो, मैंने बताया था कि बोहर मॉडल ने बताया कि फिक्स सर्कुलर पाथ होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर एक सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। पहले पाथ की एनर्जी अगर आपको याद हो तो हमें पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड पाथ की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड पाथ की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ पार्ट की 0.84 के करीबन या 80 के करीबन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जी थी। अब होता क्या है, जैसे आप हीट करते हो किसी भी गैस को तो वो क्या करती है? हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब कौन करते हैं? ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे इंक्रीज होती है तो ये अब एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इस ऑर्बिट की तो एनर्जी फिक्स है -13.6। अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो ये हायर एनर्जी के ऑर्बिट में चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे आपने इसको हीट किया, क्या की? एनर्जी एब्जॉर्ब की और हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। अब होता क्या है, जैसे ही कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है तो कोई भी, चाहे एटम, आयन, ह्यूमन बींग्स, किसी की बात करो, हमें पता है हायर द एनर्जी हायर द अनस्टेबिलिटी, कि एनर्जी अगर इंक्रीज होती है उससे अनस्टेबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल ऑर्बिट था वो तो कौन सा था? -13.6 वाला। अब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, क्या चला गया? हायर ऑर्बिट में चला गया। लेकिन वहां पे ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल ऑर्बिट कौन सा है? ये वाला। तो वहां से वो अनस्टेबल होता है और थोड़े टाइम के बाद में क्या करता है? ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज करता है। अब रेडिएशन रिलीज करता है, मैंने आपको बताया था कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो ये एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वही हमें क्या मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रा के रूप में मिलती है। कि कौन सी रेडिएशन किस वोयलेट अल्ट्रावोलेट रीजन में शो हो रही है, माइक्रोवेव रीजन में शो हो रही है, विजिबल रीजन में शो हो रही है, तो वो सारा हमें स्पेक्ट्रा के फॉर्म में मिलता है। कौन से स्पेक्ट्रा में, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। तो क्योंकि ये कैसे मिल रहा है, एमिट कर रहा है रेडिएशन, तब हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो देखो। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या इसके अंदर होगा, लैम्डा होगा, वेवलेंथ होगी, और क्या होगा, हमने पढ़ा था वेव नंबर हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इसके रिगार्डिंग हो सकती है, एनर्जी इसके रिगार्डिंग हो सकती है, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। तो अब हमें इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हायर ऑर्डर में जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करके वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। तो हमें जो रेडिएशन है वो रिलीज करता है, वो किस फॉर्म में मिलती है, हमें स्पेक्ट्रम की फॉर्म में मिलती है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हमें इसमें से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाले क्वेश्चन में से, और जो बोहर मॉडल की मैंने रेडियस बताई और एनर्जी बताई, कंपटीशन एग्जाम में इतने क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी, कंपटीशन एग्जाम का जैसे नीट या आईआईटी में इस टॉपिक पर इन फॉर्मूलाज पे इतने न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब होता क्या है, अब ये जो लाइंस हमें मिलती है ना, ये बंडल्स के रूप में मिलती है। बंडल्स के रूप में जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये ऑर्बिट है, जैसे n=1, जैसे मैं फिर से इधर से ड्रॉ करता हूँ, हमें पता है ये न्यूक्लियस है, ये n=1 है पहला ऑर्बिट, इसको हमने कहा था k, ये n=2 दूसरा ऑर्बिट, इसको क्या कहा था l, ये m, ये n। तो इनको मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये n=1, ये n=2, n=3, n=4, n=5, ये हमारे ये ऑर्बिट्स हैं। अब होता क्या है, ये जो हमें वापस से लाइंस मिल रही है, रेडिएशन मिल रही है, ये बंडल्स के रूप में मिलती है, बंडल्स के रूप में। बंडल्स किस फॉर्म में, लैम्डा वेवलेंथ की फॉर्म में बंडल्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फिफ्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में गया, वो कहाँ से है, फर्स्ट ऑर्बिट से, तो यहाँ से यहाँ आएगा वो, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट से कहाँ आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। फिर क्या होगा, अगर कोई फोर्थ ऑर्बिट में गया फर्स्ट ऑर्बिट से, तो वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ऐसे ही क्या होगा, n=3 से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ऐसे क्या होगा, n=2 से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। तो ये जितने भी ऐसी लाइंस जो कहाँ से आ रही है, n= कुछ भी हो सकता है, लेकिन n=1 में आ रही है, इनकी पहले ऑर्बिट में आ रही है, इन सारी लाइंस को एक नाम दिया गया, क्या, लाइमन सीरीज। क्या दिया गया, लाइमन सीरीज। कहीं से भी आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, मान लीजिए n=इनफाइनाइट है, यहां से भी आ रही है, लेकिन आ कहाँ रही है, n=1 में आ रही है। तो इन सभी रेडिएशंस को, इसके रिगार्डिंग जो भी रेडिएशन एमिट होती है, उसे क्या कहते हैं हम, लाइमन सीरीज कहते हैं। अब इसके लिए अगर मेरे को देखना हो कि लाइमन सीरीज के अंदर मेरे को अगर वेवलेंथ निकालना है, कि वेवलेंथ कैसे निकलेगा लाइमन सीरीज की लाइंस का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। वैसे तो फॉर्मूला याद ही करना है हमें, उसके रिगार्डिंग कोई डेरिवेशन नहीं देखना। क्या होता है फॉर्मूला, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/λ=RZ², 1/n1² - 1/n2²। ये हमारे पास लैम्डा, यानी कि ये जो लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग जितनी भी लाइंस मिल रही है उनकी वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ पे R क्या है स्टूडेंट्स, R हमारे पास है रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। N1 क्या है, लोवेस्ट ऑर्बिट, जहाँ से वो हाई ऑर्बिट में गया है। N2 क्या है, हायर स्टेट। हायर स्टेट का मतलब जहाँ से गया है। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे ये एक लाइन मिली मुझे n=2 से n=1 में आई, तो इसके लिए अगर मेरे को लैम्डा निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1/λ=R की वैल्यू रखते हैं। R की वैल्यू भी याद मत करना, मैंने लिखवाई तो है, लेकिन R की वैल्यू में याद नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, इस क्वेश्चन को करेंगे तब समझ में आएगा। Z किसके लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास हाइड्रोजन एटम, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। अब 1/n1², n1 कितना था हमारा, पहली लाइन पे आया है तो पहली लाइन, माइनस n2² दूसरी लाइन से गया तो दूसरी लाइन, 1/λ=R
1/1 माइनस 1/4। तो हमारे पास कितना आया, ऊपर लिख रहा हूं इसको मैं, वन बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर, 1 में से 1/4 निकालने कितना आएगा 3/4, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 आर, लैम्डा इक्वल्स टू ये आएगा। अब देखो मैंने आपको कहा था कि आर की वैल्यू मत याद करना, क्योंकि 1/r हमारे काम आने वाला है। देखो लैम्डा बराबर क्या हो रहा है 4/3 आर, यानी कि 1/r ये होता है 911 एंगस्ट्रम, ये याद रखना। तो यहाँ से लिखोगे 4/3 × 911 एंगस्ट्रम, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके करीबन आ जाएगा 304 1216 एंगस्ट्रम। यानी जो पहली लाइन हमें मिली, ये जो पहली लाइन मिली है, यहाँ पे बना रहा हूं मैं दोबारा से कि पहली लाइन जो मिली है वो किस पे मिली है 1216 एंगस्ट्रम पे मिली है। इस तरीके से बनाते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5। लाइन्स हमने बात की थी इस तरीके से, ठीक है। एक इनफाइनाइट से आती हुई दिखा देते हैं, ये इनफाइनाइट से आ रही है ये वाली लाइन, ठीक है। और ये सीरीज कौन सी है, ये है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। पहली हमारी जो लाइन आई N2 से N1 पे, ये कितनी आई 1216 एंगस्ट्रम। अब ऐसे दूसरी लाइन के लिए करते हैं, तो दूसरी लाइन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि N2 एक बार क्या है आ तो फर्स्ट लाइन पे रही है, N2 क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 8/9 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/8। अब इसको करते हैं सोल्व 9/8 को, 9/8 × 9 11 एंगस्ट्रम। तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा ये, अप्रोक्सीमेट आएगा 1017 एंगस्ट्रम के करीब, 1018 लिख लेता हूँ मैं, 1018 एंगस्ट्रम। अब ऐसे ही पहली लाइन दूसरी लाइन पे 1018 एंगस्ट्रम ये आया। ऐसे ही तीसरी लाइन अब इनफाइनाइट लाइन पे आ रही है, यानी कि N2 कहाँ से ले रहे हैं इनफाइनाइट से ले रहे हैं, 1/∞ तो कुछ भी नहीं 0, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/λ = r, लैम्डा = 1/r, 1/r कितना होता है 911 एंगस्ट्रम। तो लास्ट लाइन जो आई वो क्या आई 911 एंगस्ट्रम आई। तो जो लाइमन सीरीज है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट्स, देखो 1216 एंगस्ट्रम से लेके 911 एंगस्ट्रम तक। लैम्डा इसकी यानी कि इस वेवलेंथ की हमें लाइन मिल रही है, और ध्यान देना लगातार नहीं मिल रही, 1216 एंगस्ट्रम के बाद में 1018 इस तरीके से 911, तो ये क्या मिल रहा है बीच की वेवलेंथ की कुछ नहीं है हमारे पास, बीच का वेवलेंथ की कोई रेंज नहीं है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रा, इसलिए इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बोलते हैं। भी पहली लाइन 1216 एंगस्ट्रम पे मिली, फिर कुछ नहीं, फिर दूसरी लाइन 1018 पे, फिर भी कुछ नहीं मिला, फिर बीच में इस तरीके से आया। अब ये तो क्या थी, अगर कोई n इनफाइनाइट से n1 में आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं लाइमन सीरीज कहते हैं। और अगर ऐसे ही n2 पे आए, मान लीजिए इनफाइनाइट से आया n2 पे, n/5 से आया n2 पे, n/3 से आया n2 पे, इसको कहते हैं हम बामर सीरीज। क्या बोलते हैं बामर सीरीज। इसके लिए भी सेम फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसका लेमडा कितना है, किसकी वेवलेंथ कितनी है। अब 1/λ ही तो क्या होता है हमें पता है, न्यू बार वेव नंबर होता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से सारा कुछ निकाल सकते हो। अगर हमें क्या पूछ ले, एनर्जी क्या पूछ ले, मान लीजिए हमें ये पूछ ले कि n = 2 से n = 1 जाना है, यानी कि n2 से n1 में आया तो उसने एनर्जी कितनी एमिट की, तो सिंपल फॉर्मूला डेल्टा E = क्या होता है E2 - E1। E का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -13.6 इंटू क्या कर सकते हो Z² / n², 13.6 Z² / n², इससे हमारा एनर्जी गैप निकल जाएगा, ठीक है। और इससे क्या निकल सकता है डेल्टा E बराबर hc/λ से भी निकल सकता है। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले काम आएंगे। तो ये क्या था, इस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम मिला था। उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, उस स्पेक्ट्रम को कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो किसने एक्सप्लेन किया था,
बोहरनेस पे। अब देखो पहली लाइन जो n बराबर 2 पे थी वो कौन सी सीरीज होगी, बामर सीरीज। ऐसी बहुत सारी सीरीज होती है, मैं बताता हूँ आपको। n बराबर 3 पे जो आएगी लाइमन बामर, फिर बोलते हैं उसको पाश्चन सीरीज। क्या बोलते हैं, पाश्चन, लाइमन बामर पाश्चन। फिर चौथी n बराबर 4 पे आएगी उसको बोलते हैं ब्रैकेट, और n बराबर 5 पे जो आती है उसको बोलते हैं फुंड। ये सारी अलग अलग, ये इन साइंटिस्ट के नाम है। लाइमन साइंटिस्ट ने जो लाइंस खोजी उनको लाइमन सीरीज बोल दिया। जो अच्छा जो हमें विजिबल कलर्स दिखते हैं स्टूडेंट्स, वो किस में आते हैं, वो ओनली आते हैं बामन सीरीज के अंदर। ध्यान देना, आपसे पूछ लीजिए कि विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, तो ये आती है बामर सीरीज। लाइमन सीरीज कौन से रीजन में, कौन से रीजन में आती है, ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। और ये सारी पाश्चन ब्रैकेट फुंड ये आती है फार IR में, यानी कि फार अल्ट्रा वायलेट, या फिर इसको IR भी बोलते हो, ठीक है, फॉर नहीं, फॉर IR, इंफ्रारेड के अंदर। ये सारी किसमें आती है, इंफ्रारेड के अंदर आती है। तो ये यूवी में बामर सीरीज जो हमें कलर्स दिखते हैं वो कौन सी सीरीज वाले होते हैं, बामर सीरीज वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप लैम्डा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, और हमें एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हमने लैम्डा, एनर्जी, वेव नंबर, वेवलेंथ सब कुछ इससे निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा था। इस तरीके से हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलता है। ये एक्सप्लेन किसने किया था, बोहर ने किया था। अगर और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो इसमें एग्जाम्पल और करके देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और हमें। तो न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल्स टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद n इक्वल्स टू 2। यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, n4 से n इक्वल्स टू 2 पे रेडिएशन आ रही है। उसके लिए क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो 1 बाय लैम्डा हमें पता है क्या था, RZ स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा R ही रखेंगे, Z की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन के लिए है तो 1, n1 स्क्वायर कितना है 2 की स्क्वायर, माइनस n2 कितना है 4 की स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू R 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। इसको सॉल्व करते हैं। R ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर 16 करेंगे तो ऊपर भी 4, 3 बाय 16। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 बाय 3 1 बाय R। तो 1 बाय R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 911 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा इक्वल्स टू वही काटो, इसको 304 के करीबन आ गया एंगस्ट्रम। अगर एनएम में निकालें तो ये आएगा आपका 4 नैनोमीटर, 486.4 नैनोमीटर। अब हमें पता है, पूछ ले सीरीज कौन सी है, तो लाइन कहाँ पे आ रही है, n इक्वल्स टू 2 में आ रही है। कहीं से भी आई हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आ कहाँ रही है, n इक्वल्स टू 2 में है। तो कौन सी सीरीज है ये, बामर सीरीज। अच्छा पूछ ले कि कौन सा रीजन है, यूवी, IR, माइक्रोवेव, विजिबल। तो हमें पता है बामर सीरीज कौन से रीजन में होती है, और आपको मैंने रेंज भी बताई थी विजिबल रीजन की, 380 से 760 nm तक। ये कौन सा होता है, विजिबल रीजन होता है, तो ये विजिबल रीजन में आएगी। और पूछ ले जाए कलर, तो अप्रोक्सीमेटली ब्लूइश कलर की होगी, ब्लूइश कलर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देखेंगे इसमें क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। कि बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ की लाइन होगी उसके हमें क्या निकालनी है, वेव नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस हाईएस्ट एनर्जी। कैसे, E इक्वल्स टू क्या होता है, HC बाय लैम्डा, H भी कॉन्स्टेंट, C भी कॉन्स्टेंट, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि लैम्डा ज़्यादा तो E कम, और लैम्डा कम तो E ज़्यादा। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो हाईएस्ट क्या निकालनी पड़ेगी, एनर्जी। कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज। तो बामर सीरीज, लाइमन बामर, n इक्वल्स टू कहाँ पे आएगा, 2 में आएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हाईएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट एनर्जी का मतलब n इक्वल्स टू कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से। तो हमें सिंपल सा निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर हमें पता है कितना होता है, 1 बाय लैम्डा के बराबर ही होता है। क्या निकालना है, n इनफाइनाइट से n इक्वल्स टू 2 के लिए। तो सिंपल लिखो, क्या था हमारा, RZ स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। 1 बाय लैम्डा, आयर हमारे पास है ही, Z हमारा हाइड्रोजन है, n1 कितना है 2 का स्क्वायर 1 बाय 4, इनफाइनाइट है ये। तो हमारे पास 1 बाय लैम्डा कितना आ गया, R 1 बाय 4।
लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 4/r, तो 4/911 एंगस्ट्रम, 4 इंटू 911 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी आएगी कैलकुलेट कर लो। वो हमारा क्या हो जाएगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये रिलेशन E=SE/λ से हमने निकाला था। अभी और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन फ्रॉम n=5 to n=5 to n=2 इन एन हाइड्रोजन एटम। वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम वेवलेंथ निकालते हैं, जो हमें हैबिट है। फॉर्मूला लिखें Rz² n1² -n2²। ओके, वही 1/λ = r, हाइड्रोजन है, z n1 कितना है आपके पास है 2, n2 कितना है 5। 1/λ = r 1/4 -1/25। 1/λ = r, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो एलसीएम 100 21/100, तो लैम्डा = क्या आया 100/21 इंटू 911 एंगस्ट्रम, ये आया। तो लैम्डा = क्या आ गया 484.7 सॉरी 43.7 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 5330 एंगस्ट्रम। लैम्डा की वैल्यू इतनी आ गई, हमारा इतना आ गया। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है c/λ। c कितना होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 4340 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। करो इसको, क्या होगा 3 × 10⁸ ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा डिवाइड बाय 4340, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3 इंटू ये 1 0 से 1 0 काट दें 10⁻17 डिवाइड बाय 434। तो ये अप्रोक्सीमेट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 6.91 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन देखो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, क्या कर दें कि इस क्वेश्चन के अंदर सारा क्वेश्चन यही है फॉर नॉट द हाइड्रोजन एटम, अगर हम कर दें हीलियम आयन, फॉर द हीलियम आयन दैट मीन्स He+, तो फिर ये सारा क्वेश्चन कैसे होगा। देखो Z हमने क्या रखा था 1, अब हीलियम के लिए Z कितना होता है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 4, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इंटू 4, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इंटू 4 की जगह क्या आ जाएगा 1/4। तो हीलियम में ध्यान देना, ये जो जितना भी हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जितना पढ़ रहे हैं हम हाइड्रोजन के लिए सिर्फ नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। कौन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन तो है ही है, हीलियम प्लस, लिथियम +2 इनके लिए भी होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस सारी कैलकुलेशन इन सब के लिए होती है, बस जेड की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगी। और देखते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा बोहर एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He+, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। इसने क्या कहा है कि आप एनर्जी बताओ फर्स्ट ऑर्बिट की, लेकिन किसमें He+ आयन के अंदर, हीलियम प्लस आयन के अंदर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको मैंने बताया था कैलकुलेट करना, माइनस एनर्जी कैलकुलेट करनी है -3.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये फॉर्मूला होता है। तो कैलकुलेट करो, माइनस हमें सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, ई फर्स्ट निकालो, तो -13.6 Z² कितना है, अब हीलियम आयन है तो Z कितना है 2 है, N कितना है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 है सॉरी, इंटू 4 कितना आ जाएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी क्या आ गई एनर्जी आ गई। अब रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था
5.29 एंगस्ट्रम, 5.29 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। तो निकाल लो इससे रेडियस 5.29 इंटू एन स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है, जेड कितना है 2, तो एंगस्ट्रम निकाल लीजिए। आर एन, इसको सॉल्व करने के लिए 5.30 लिख लेता हूँ बाई 2, तो सॉल्व कर लो इसको। 2.65 एंगस्ट्रम। तो ये बोहर एटम का एक न्यूमेरिकल हो गया। आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, रेडियस भी, वेलोसिटी निकालना चाहो तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी, क्योंकि उसमें भी एन और जेड यूज होते हैं इस तरीके से। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये किसके लिए एप्लीकेबल था, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, इन सब के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक और फॉर्मूला देखना है कि हमें अगर क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है, कि मान लीजिए ये हमारे एनर्जी स्टेट्स हैं कि n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 पे कोई लाइन आ रही है, यानी कि इस ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 में, तो कितनी लाइंस हमें मिल सकती है। देखो एग्जांपल के लिए समझो कि n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 पे आएगा, तो सीधा का सीधा आ सकता है n इक्वल्स टू 5 से n इक्वल्स टू 1 पे, या फिर क्या आएगा, पहले 4 पे आ जाएगा, 4 से 1 पे आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, पहले 3 पे आ जाएगा, 3 से सीधा 1 पे आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, पहले 2 पे आ जाएगा, 2 से सीधा 1 पे आ सकता है, या पहले से सीधा का सीधा 3 पे आ जाए, 3 से 2 पे, ऐसे बहुत सारी लाइन मिल सकती है। तो इन लाइंस को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस इन ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन के अंदर नंबर ऑफ लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। जैसे इसी के लिए बात करें सॉरी, n 5 से n1 पे आ रहा है, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 बाई 2, 10 लाइन्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।